पुताई। इस दीपावली पर लगभग 5 साल के बाद हम सब भाई बहन इकट्ठा हो रहे थे। 5 साल पहले तक पूरा परिवार मतलब पापा मम्मी, मैं, भैया, शोभा दीदी और अंजू एक साथ दिवाली की पूजा करते थे और साथ में त्यौहार का पूरा आनंद उठाते थे। लेकिन पिछले 2-3 बार से कोई ना कोई दीपावली पर अनुपस्थित होता था, जिसकी वजह हमारे अलग अलग शहरों में होना था। मैं गुड़गांव में नौकरी कर रहा था, भैया भाभी बेंगलोर में बस गए, शोभा दीदी जयपुर में नौकरी कर रही थी और अंजू दिल्ली में हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। हम में से कोई ना कोई अपने व्यवसायिक या व्यक्तिगत कारणों से त्योहारों में घर नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए इस बार सबने पहले ही तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो त्योहार में साथ रहेंगे। भैया को घर आए 3 साल हो गए थे और मैं भी पिछले 2 साल नहीं जा पाया। मम्मी ने बताया था कि घर में बहुत सा बदलाव हो गया है, क्योंकि घर पुराना होने की वजह से उसमें टूट फूट के साथ साथ सीलन और गंदगी भी हो गई थी। बारिश खत्म होते ही पापा ने काम लगवा दिया, जिससे हमारे आने से पहले ही सब ठीक ठाक हो जाए। मैं धनतेरस को घर पहुंचा। रेलवे स्टेशन से रिक्शा लेकर मैं घर की ओर चलता जा रहा था। रास्ता तो सैकड़ों बार देखा हुआ था, इसलिए एक एक इंच यादों में बसा था। लेकिन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते ही जो छोटा सा चौराहा था, अब वो बड़े गोल चक्कर में बदल गया था। थोड़ा आगे ही नया मॉल बना था, जो हमारे छोटे से शहर के मुताबिक बहुत बड़ा और शानदार था। सड़कों का चौड़ीकरण और नवीनीकरण का काम भी हुआ दिखता था। सड़कों के बीच फूल वाले पेड़ लगा दिए गए थे। कुछ नई दुकानें दिख रही थी तो कुछ दुकान पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई थी। बहुत कुछ बदल गया था, जो अच्छा भी लग रहा था, बिल्कुल हमारी तरह जैसे पिछले कुछ सालों में हम हवाई चप्पल और बड़ी सी कमीज पहनकर साइकिल पर चलने वाले लड़के से चुस्त कपड़ों में महंगी मोटरसाइकिल पर चलने वाले वयस्क में बदल गए। वो कहते हैं ना, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, इससे ही तो प्रगति और विकास का पता चलता है। इसलिए बदलाव तो होता रहना चाहिए। खैर, गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो शंभू काका की पान की गुमटी भी दुकान में बदल गई थी। मन ही मन अपने शहर की प्रगति पर गौरवान्वित होता मुस्कुराता मैं घर के सामने पहुंचा। रिक्शे वाले को पैसे देकर मैं बाहर के लोहे वाले दरवाजे को धक्का देने लगा, पर वो हिल ही नहीं रहा था। तभी शोभा दीदी आई। वो शायद मुझसे पहले घर पहुंच गई थी। शोभा दीदी ने धीरे से दरवाजे को एक तरफ सरका दिया और हंसते हुए मुझे अंदर आने को कहा। ये क्या गेट बदल गया? मैं आश्चर्यचकित सा बोला। सालों से मैं इस दरवाजे को वैसा ही देखता आ रहा था, इसलिए अचानक इस बदलाव से अचंभित कर दिया। हाँ, बदल गया है। मैं भी पहली बार चकरा गई थी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। चलो मैं दिखाती हूँ, हर कदम पे नया अचंभा मिलेगा, कहकर शोभा दीदी जोर जोर से हंसने लगी। आगे बढ़ते ही अगला अचंभा। घर में घुसने से पहले एक मीनारदार बरामदा था, जिसे तोड़कर एक साफ सुथरा सीमेंटेड दलान बन गया था। इस बरामदे की छत और दीवार बहुत टूट गई थी, इसलिए पापा ने इसे पूरा खुलवाकर नए सिरे से बनवा दिया। अब यह ज़्यादा मजबूत और साफ सुथरा हो गया है। शोभा दीदी उत्साहित होकर सब बता रही थी, लेकिन उसकी बातें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही घर में अजनबी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे शोभा दीदी ये जताने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें इस घर के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, जबकि उनके जयपुर में नौकरी शुरू करने के बाद मैं 3 साल तक इस घर में रहा हूँ और मुझे इस घर की एक एक बारीकी पता थी, जो उन्हें घर में ना होने के कारण पता ही नहीं हो सकती। घर के अंदर पहुँच के देखा तो दीवारों के रंग से लेकर फर्श तक सब नया सा लग रहा था। ये फर्श देखो कितना प्यारा लग रहा है। दीदी ने घर दर्शन में अपनी एक और टिप्पणी जोड़ी। मेरे मुंह से निकल गया, मुझे भी दिख ही रहा है दीदी। मेरे कहने के अंदाज से उन्हें लग गया कि शायद मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए आगे वो कुछ नहीं बोली। मैंने घूम घूम कर पूरा घर देख लिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही पुराना घर है। मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा तो मम्मी रसोई से बाहर आ गई। ये घर भी वही पुराना है और हम लोग भी वही पुराने हैं, केवल लीपा पोती हो गई है, कहकर हंसने लगी। मैंने आगे बढ़कर मम्मी के पैर छुए और अपना सामान रखने के लिए जगह ढूंढने लगा तो मम्मी ने कहा, पीछे वाले कमरे में रख दो।
मम्मी की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि वो कमरा तो हमेशा सामान से भरा और बिखरा पड़ा रहता था। घर में जो सामान किसी काम का ना रहा हो उसे उस कमरे में रख देते थे। वैसे ऐसा हमेशा से नहीं था, पहले वही हम सब बच्चों का कमरा होता था, लेकिन भैया और शोभा दीदी के बाहर चले जाने के बाद अंजू मम्मी के कमरे में पड़ती और वहीं सो जाती। मैं ज़्यादातर बैठक में ही रहता था। इस तरह वो पीछे वाला कमरा केवल भंडार घर जैसा बन गया था। हाँ, जब कभी हम लोग आते तो कभी जगह कम पड़ने पर उस कमरे में सोने भर की जगह बना ली जाती। मैं पीछे कमरे में पहुंचा तो यहाँ का भी नक्शा बदल गया था। नया रंग, नया फर्श और नया दीवान, जिस पर नई चादर, जो शायद मम्मी ने उस दिन ही बदली थी। मैंने कमरे का मुआयना किया और सामान रखकर बाहर आ गया। आंगन में मुंह हाथ धुलकर साथ में टंगे तौलिए से हाथ पोंछते हुए देख रहा था कि बहुत कुछ बदल गया था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी मुझे ये बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद मेरे लिए मेरा घर वही पुराना वाला था, ये तो कोई और ही घर था। मम्मी ने मेज पर चाय नाश्ता लगा दिया। शोभा दीदी सबके लिए नाश्ता प्लेट में निकालने लगी। नाश्ता निकालने तक पापा भी बाजार से राशन वगैरह लेकर आ गए। मैंने जल्दी से पापा के पैर छुए और नाश्ता करने बैठ गया। पापा सामने बैठे और प्लेट को अपनी ओर खिसकाते हुए बोले, कैसा लग रहा है सब? मैंने मुंह में नाश्ता भरे हुए ही कहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन सब बहुत बदल गया है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब मतलब? मम्मी भी बगल में आकर बैठ गई। अजीब मतलब ऐसा लग रहा है किसी और के घर में आ गए, मैंने समझाने के अंदाज में कहा। सभी ने मेरी ओर एक बार देखा, फिर नाश्ते में मशगूल हो गए। मैंने नाश्ता खत्म किया और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद मैं सोकर उठा और एक बार फिर घर की छानबीन करने लगा। घूमते घूमते मैं आंगन के कोने में रखे रंग के खाली डिब्बे दिखे तो उत्सुकता बस मैंने उठा लिया और देखने लगा। मैंने जब डिब्बे पर दाम पड़ा तो मेरा माथा ठनक गया। पापा, आपको नहीं लगता आपने कुछ ज़्यादा ही पैसे बर्बाद कर दिए? मेरे आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। पैसे बर्बाद कर दिए मतलब? पापा चौंक कर बोले। मैंने अभी वो रंग वाला डिब्बा देखा, उसका दाम तो इतना महंगा रंग करवाने की क्या जरूरत थी? इसके बाद इतना सब बदलाव? अच्छा खासा तो था घर, खामखा इतना खर्च। पहले तो इतना खर्च घर पर आपने नहीं किया, अब क्यों? बोलते हुए मैं पापा के बिस्तर के किनारे बैठ गया। पापा कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मम्मी पहले बोल पड़ी। रुको, हम बताते हैं कि क्यों इतना पैसा बर्बाद किया गया है और पहले क्यों इतना खर्चा नहीं किया कभी। मम्मी ने आगे बोलना शुरू किया। 40 साल पहले जब गांव से शहर हम लोग तुम्हारे पापा के काम की तलाश में आए और इन सालों से बंद पड़े इस पुश्तैनी घर में आए थे, तब केवल भैया और शोभा ही थे। तुम और अंजू पैदा नहीं हुए थे। इतने पैसे नहीं थे कि बच्चों को पाले या रहन सहन सुधारे। एक ही काम हो सकता था, हमने बच्चों को पालने पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये घर पहले ही टूटा फूटा था, धीरे धीरे और जर्जर होता जा रहा था। एक बार बातों बातों में हमने कहा कि दीपावली आ रही है, घर में पुताई करवा लेते हैं, तो कम से कम ये दीवारें जो झड़ रही हैं कुछ देखने लायक तो हो जाती। तुम्हारे पापा कुछ नहीं बोले, बोलते भी कैसे, घर में बच्चों के लिए पूरा खाना आ जाए वही बहुत था, पुताई कहाँ से करवाते। 2-3 दिन बीतने के बाद जब शाम को घर लौटे तो हाथ में एक थैला था। बताने लगे कि ऑफिस में थोड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा था, वही लाए हैं, और साथ में एक कूची भी लाए थे, शायद ऑफिस से ही। 2 दिन के बाद रविवार को खुद ही स्टूल पर खड़े होकर पुताई करना शुरू कर दी। 2 बार स्टूल लड़खड़ा गया और फिर गिर पड़े, लेकिन पूरा दिन लगाकर 2 कमरे जो हम इस्तेमाल करते थे रंग लिए। शाम को वो पुताई किया हुआ कमरा उस पुराने बल्ब की रोशनी में भी खिलकर चमक रहा था। हम दोनों अपने उस चमकते हुए कमरे को देखकर मोहित हुए जा रहे थे और मुझे इन पर गर्व हो रहा था, क्योंकि चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैंने पहली बार कुछ मांगा और इन्होंने उसे इतनी खूबसूरती से पूरा किया। इसके बाद 2-3 साल तक हमने दोबारा घर में पुताई करवाने की सोची भी नहीं, और उसके बाद जब दीवारें बिल्कुल ख़राब होने लगी तो हमने दोबारा पुताई करवाई, लेकिन इस बार स्तर थोड़ा ऊपर हो गया
और एक मजदूर को बुलाकर चूना पुतवाया गया। हर 2-3 साल में पुताई करते, लेकिन वही चूना, इसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे 2 से 4 हो चुके थे और जैसे जैसे बड़े हो रहे थे खर्चे बढ़ते जा रहे थे। तुम्हारे पापा बच्चों की पढ़ाई और परवरिश को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देते रहे। तुम सब पढ़ लिख कर बाहर चले गए और यहाँ रह गए हम 2 प्राणी, जिन्होंने अपना टाइम यहीं काटा और शायद अंत तक यहीं काटेंगे। अब जब कोई राह ही नहीं तो घर किसके लिए अच्छा बनवाएं? पिछले साल तुम्हारे पापा कहने लगे कि घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन जब करेंगे तो सब अच्छे से करेंगे। बस यही लग रहा है कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम लोग पुराने घर पर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस पर मैंने ही कहा कि बच्चों के लिए जितना हमें करना था कर चुके। अंजू को छोड़कर सब कमाने भी लगे। अब जो भी कमा रहे हो उसे अपने पर ही खर्च करना है। अब और कोई शौक तो पूरा करने को बचा नहीं है। कम से कम अच्छे घर में तो रहें। रही बात बच्चों की, उन्हें तो अच्छा ही लगेगा कि पापा मम्मी अब तो कम से कम साफ सुथरे अच्छे घर में रहते हैं और उन्हें घर की पुताई खुद नहीं करनी पड़ती। लेकिन तुम्हारे शब्दों ने आज दुख पहुंचाया है हम दोनों को। जब तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम कंप्यूटर खरीद रहे थे, तब पापा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा कीमत का कंप्यूटर खरीदा। तब तुमने नहीं कहा कि इतना महंगा क्यों, और जब महंगे कपड़े तुम लोगों के लिए लेकर अपने लिए सबसे सस्ते कपड़े लिए, तब तुमने नहीं कहा क्यों। आज अपने लिए कुछ किया तो तुमने महंगाई का सवाल उठा दिया, और फिर घर भी क्या अपने अकेले के लिए ठीक करवाया। हर काम में इन्हें बच्चे ही याद आते रहे। कमरे में रंग भैया और बबलू की पसंद का ही लेते हैं, सोफे बदल देते हैं। अंजू कहती है बैठो तो घुस जाता है। ये टाइल और दरवाजे भी शोभा की पसंद को ध्यान में रख कर लिए गए हैं। अपनी पसंद का तो शायद ही कहीं ध्यान रखा हो। फिर तुम जो कह रहे हो कि सब कुछ बदल गया है, वो बेटा बबलू, बदलना तो प्रकृति का नियम है। हम कौन होते हैं प्रकृति से अलग जाने वाले। कहते कहते मम्मी की आंखें नम हो गई और मुझे भी अपने शब्दों और रवैये पर गुस्सा आने लगा। मैं सर झुकाकर बैठा था कि अचानक शोभा दीदी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब अगर हो गया हो तो ऊपर रंगीन झालर भी लगानी है, चलें? मैंने भीगी आंखों से उसे देखा तो वो भी रुआसी हो रही थी। मैं उससे लिपट गया। उसने मेरे माथे को चूमा और बोली, बड़ा हो जा भाई, अभी भी बात बात पर रो देता है। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। उधर मम्मी भी आंखें पोंछते हुए हंस रही थी। पापा केवल हल्के से मुस्कुरा दिए। मैं और दीदी दिवाली की तैयारियों में लग गए। भैया और अंजू के पहुंचने से पहले सब तैयारी जो कर लेना चाहते थे। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।